हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विपिन मिश्रा हूँ, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अल्ज़ाहरा हॉस्पिटल दुबई। और फिर मैं आपके साथ अपनी एफर्टलेस हेल्थ प्रोग्राम के डिटेल्स को शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम लोग अपनी प्रोग्राम का 7वां पॉइंट शेयर करेंगे और ये 7वां पॉइंट है परस्यू योर हॉबीज। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम एक और कुछ कहना चाहते हैं जो ऑब्जर्व किया है हमने इतने हफ्तों में इस प्रोग्राम के बारे में, कि हमें ऐसा लगता है कि आप लोग जो भी इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं वो ठीक से इस प्रोग्राम को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि शुरू में जब हम लोग का डाइट वगैरह के बारे में बात हुई थी तो बड़े सारे सवाल उसमें आए थे, कौन सा ऑयल यूज होना चाहिए और कौन सा मतलब मिलेट्स यूज होने चाहिए कि नहीं, और इस टाइप की काफी बातें हुई थी। तो उससे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों के मन में इस प्रोग्राम के बारे में। तो हम एक बार फिर से इस प्रोग्राम को क्लैरिफाई कर दें कि ये बिल्कुल ही एक अलग तरीके का प्रोग्राम है। हम आपको कोई भी डूज एंड डोंट्स नहीं बता रहे हैं, और बल्कि ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ गलतफहमी हो जाए कि आप को मैं कुछ सिखा रहा हूं कि ये करो और ये ना करो, तो उस गलतफहमी को आप अपने मन से बिल्कुल हटा दें। ऐसी कोई गलतफहमी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। और अगर आप हमसे पूछें कि हमारा एक लाइन में क्या एडवाइस है आपको, तो एक लाइन की एडवाइस ये है कि यू शुड नॉट फॉलो मी, यू शुड नॉट फॉलो मी। हम जो भी बातें आपसे कहें उसको आप बिल्कुल फॉलो मत करिए। और लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम जो है सिर्फ एक डॉक्टर विपिन मिश्रा नहीं है, एक आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। जैसे 8 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में, तो हम उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये तो आप कह सकते हो कि चलो हमने आपकी बात मानना छोड़ दिया, लेकिन फिर आप किसी और की बात मानोगे, आप किसी इन्फ्लुएंसर की बात मानोगे, फिर आप कहोगे नहीं हमें किताबों में लिखा हुआ है, आप किसी किताब की बात मानोगे। नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि यू आर द अल्टीमेट अथॉरिटी। आप के ऊपर कुछ नहीं है, आप सबसे ऊपर के लेवल पे पहुंच चुके हो और अब सारे फैसले आपको खुद करने हैं। और हम अपने प्रोग्राम को, थोड़ा सा आपको पैराडॉक्सिकल लगेगा, हम इसको कहते हैं कि धर्म आचरण करो। धर्म आचरण का मतलब है फॉलो द पाथ ऑफ धर्मा। और आपके लिए हमने इसको बहुत आसान बना दिया है कि धर्मा क्या है। धर्मा वो है जो आपको ठीक लगे, जो आपको अंदर से लगे कि ये सही है, वही आपका धर्म है, आप उसी को फॉलो करो। और हर किसी को भूल जाओ। हमें एक कहानी याद आ रही है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रहे थे। वो बच्चा 4 साल का था। उन्होंने कहा बच्चे से कि तुम ऊपर से कूद जाओ और हम तुमको नीचे पकड़ लेंगे, तुम्हें चोट बिल्कुल नहीं लगेगी। वो बच्चा डर रहा था। उसने कहा कि हम ऊपर से कूदेंगे तो हमें तो चोट लग जाएगी। उन्होंने कहा तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पे, तुम्हें चोट बिल्कुल नहीं लगेगी। और वो बच्चा हिम्मत करके कूदा और मुल्ला अपनी जगह से हट गए। वो अपनी जगह से हट गए और उस बच्चे को चोट लगी और वो रोने लगा। उस 4 साल के बच्चे ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। मुल्ला ने कहा कि मैं तुझे एक पाठ सिखा रहा हूं। वो पाठ ये है कि तुम जिंदगी में किसी और के ऊपर भरोसा मत करना, अपने बाप के ऊपर भी भरोसा मत करना, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना। जो तुम्हारे अंदर से आएगा वो समझो कि वो भगवान की आवाज है। वो तुम्हारे अंदर से जो चीज आएगी निकल के, तुमको जो करने जैसा लगेगा वो उसको तुम फॉलो करो। तो ये बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। ये मैं समझता हूं कि ऐसा प्रोग्राम है, ये दुनिया में हर इंसान को फायदा कर सकता है। और इसमें कोई ऐसी दीवारें नहीं है कि इसमें किसी किसी धर्म के लोगों को ये फायदा करेगा। ये सब धर्मों के लोगों को फायदा करेगा और ये हर जाति के लोगों को फायदा करेगा, हर एजुकेशनल लेवल के लोगों को फायदा करेगा। ये जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी फायदा करेगा, और जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं उनको भी फायदा करेगा। ये हर फाइनेंशियल लेवल के लोगों को फायदा करेगा। ये इनफैक्ट पूरी दुनिया को फायदा करेगा। और ये प्रोग्राम जो है, इसका इंटेंशन है कि आपकी कॉन्शियसनेस में बदलाव आ जाना चाहिए। कॉन्शियसनेस आपकी चेंज हो जानी चाहिए, और कॉन्शियसनेस ऐसी हो जानी चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि आप काम को करने वाले इंसान नहीं हो। यू शुड फील फ्रॉम इनसाइड दैट यू आर नॉट द डूअर। तो हम अपने मरीजों को समझाते हैं कि जैसे डॉक्टर्स के हाथ में एक पेन होता है, तो उस पेन से पर्चा लिखते हैं, और अगर उस पेन के अंदर एक दिमाग आ जाए तो वो पेन
हमेशा फिर ये सोचेगा कि वो इलाज करता है, और फिर कभी कभी उसके अंदर बहुत एरोगेंस आ जाएगी कि वो लाखों मरीजों का उसने इलाज किया और बहुतों को ठीक कर दिया। ये कभी कभी डिप्रेशन में भी आ जाएगा कि वो किसी मरीज को बचा नहीं पाया। लेकिन अगर पेन ऐसा सोचता है तो हर आदमी कहेगा इस पेन का दिमाग खराब हो गया है, और ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि ये किसी और ताकत के हाथों में चल रहा है। तो ऐसे ही इंसान भी है जो किसी और ताकत के हाथों में चल रहा है, और बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके बिना होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके विरोध करने के बावजूद होंगी, और कोइंसिडेंटली कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके द्वारा होंगी। तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमारे द्वारा कोई काम हो तो वो कोई बहुत बड़ा काम है या उसमें कोई बहुत बड़ी खासियत है। A stage will come when you will start realizing that you are just a pen or an instrument in the hands of some very great cosmic power, और उससे भी अच्छी बात तब होगी जब आपको लगेगी कि समझ में आएगा कि वो कॉस्मिक पावर आप खुद ही थे, लेकिन वो आप सो रहे थे। सो इट्स ए वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम। हम बिल्कुल डूज एंड डोंट्स कुछ नहीं बताएंगे। आपको कोई बात हमारी लगे कि हम आपको सिखा रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल भूल जाओ, हम सिखा नहीं रहे हैं। और हमारे मेडिकल फील्ड में कई तरीके के प्रिवेंशन की बात होती है, हम लोग प्रिवेंशन की बात करते हैं, और हमारा प्रोग्राम प्रिवेंशन का प्रोग्राम है। और प्रिवेंशन की जरूरत हर किसी को है, क्योंकि जो भी सीरियस होना है वो फ्यूचर में होना है, वो बाद में ही होना है। तो कुछ ना कुछ प्रिवेंट करने के लिए हर एक के पास संभावना है। तो हम लोग क्या, एक होता है उसको कहते हैं कि टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब है कि ऑर्गन डैमेज हो गया, हार्ट अटैक पड़ गया, हार्ट का डैमेज हो गया, या किडनी डैमेज हो गई, किडनी फेलियर हो गया, और फिर हम लोग किसी तरह उसको दवाइयों के थ्रू या और किसी मेथड्स के थ्रू उसकी जान बचाए रखते हैं, कि मतलब जान बची रहे, जितना जीवन चल जाए। दोस्तों कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। उसके पहले होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि आप कहो कि इसको थोड़ा सा कुछ शुरुआत हो गई है चीज की, एंजाइना हो गया है, चेस्ट पेन होता है कभी कभी, लेकिन हम हार्ट अटैक को रोक लेंगे, या प्री डायबिटीज हो गई है लेकिन हम डायबिटीज को रोक लेंगे। तो उसको हम मेथड्स यूज करते हैं, उसमें दवाइयां भी यूज करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हालांकि थोड़ा बहुत कुछ प्राइमरी डैमेज हुआ है, लेकिन हम फिर भी मेन डैमेज को रोक लेंगे। इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। और प्राइमरी प्रिवेंशन उसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एक जेनेटिक पॉसिबिलिटी है। किसी के घर में डायबिटीज है तो वो कहता है कि हमारे अंदर जेनेटिक पॉसिबिलिटी है कि हमको डायबिटीज हो सकती है, तो हम कहते हैं कि तुम अभी से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लो, तुम इसको प्राइमरली प्रिवेंट कर सकते हो। ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन अक्सर बहुत डिबेटेबल भी हो जाता है कि हम किसको प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए कहें और किसको प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए ना कहें। हम जब चीज हुई नहीं है तो हम किसको गारंटी कर सकते हैं तुमको ये फ्यूचर में होगी। तो थोड़ा सा कभी कभी प्राइमरी प्रिवेंशन का जो डिस्कशन है ये कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, और इससे एक ऊपर स्टेप पे लोग बातें करते हैं और काफी उसके बारे में बातें हो रही हैं। वो कहते हैं उसको प्राइमॉर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमॉर्डियल प्रिवेंशन का मतलब ये है कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। तो आज नहीं तो कल बीमारियां होंगी और बुढ़ापा आएगा, और बचपन से ही फिर हम लोग सही हैबिट्स इनकलकेट करें, सही हैबिट्स को फॉलो करें, और जितनी भी बातें हम बता रहे हैं अपने 15 पॉइंट्स में, इसको बचपन से ही फॉलो करें। प्राइमॉर्डियल प्रिवेंशन, जिससे कि हमको पूरी उम्र डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, बीमारियां नहीं हो, तकलीफ नहीं उठानी पड़े। तो इसको बोलते हैं प्राइमॉर्डियल प्रिवेंशन। ये हर एक को करना है, हर एक के लिए करना है। और हम उसके ऊपर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्री प्राइमॉर्डियल प्रिवेंशन की। प्री प्राइमॉर्डियल प्रिवेंशन का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा अंदर अपने झांक के देखो कि आप कौन हो। यू आर नॉट जस्ट ए माइंड बॉडी फिनोमिना। थोड़ा सा आप अंदर झांक के देखो, और ये हम कहते हैं कि हर एक के लिए पॉसिबल है, जो भी इंटरेस्टेड है उसके लिए पॉसिबल है। और आप एक दिन पाओगे कि यू आर मेड ऑफ डेथलेस मटेरियल। आपका ना कभी डेथ हो सकती है, ना आपको कोई बीमारी हो सकती है। व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर ए डेथलेस मटेरियल, और ये जो सब डेथ की और बीमारियों की बातें होती हैं बड़ी सुपरफिशियल बातें हैं, जैसे हमारी शर्ट का रंग फेड हो जाए और हम कहें कि हम बीमार पड़ गए, ये बहुत सुपरफिशियल बात होगी। तो हमारा ये प्रोग्राम ये प्री प्राइमॉर्डियल प्रिवेंशन
का प्रोग्राम है, सो दैट you can ultimately understand what your nature is, and when you understand what your nature is, in that consciousness diseases will not happen. तो हम क्यों कह रहे हैं कि हमको लग रहा है कि लोग इसको फॉलो नहीं कर पा रहे? क्योंकि सवाल नहीं कोई पूछ रहा है। तो जब कोई सवाल नहीं पूछता है तो या तो ऐसा लगता है कि हम जो चीज बता रहे हैं वो इतनी क्लियर है, इतनी अच्छी तरह समझ में आ गई है कि कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं, और या तो वो इतना हम उसको बिल्कुल नहीं समझ पाए कि हम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो पाया कि हम सवाल पूछें। तो द मोर क्वेश्चंस आई आस्क, आई गेट, द मोर आई विल फील दैट यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द प्रोग्राम। और सवाल पूछने के कई तरीके हैं। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप का नंबर हमेशा वीडियो के बाद में आता है, तो वो लोग व्हाट्सएप में भी अपना सवाल डाल सकते हैं और हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो है, हमारी टीम है, वो सवाल को डिस्कस करेगी। आप लोग यूट्यूब पे अगर वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल लिख दें, और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी सवाल अगर आता है तो हम उसका जवाब जरूर दें। और ईमेल भी है, उस पर भी आप सवाल को भेज सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्लैरिफाइंग सम डाउट्स, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सीधी बात नहीं कर रहे हैं हम बात, और वो भी हम आप कहेंगे आप बात तो आध्यात्म की कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि हर आदमी को वो चीज मिल सकती है। बिल्कुल, हम बहुत अजीब बात कह रहे हैं, बहुत अजीब बात कह रहे हैं। जो आदमी चोरी कर रहा है उसको भी मिल सकती है, जो आदमी रिश्वत ले रहा है उसको भी मिल सकती है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। जो हमारा स्वभाव है वो हमको मिलेगा 100%, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स का सवाल नहीं है। तो विद दिस इनिशियल प्रोलॉग, नाउ आई गो टू माय मेन सब्जेक्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन, वो है परसू योर हॉबीज। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर इंसान बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक दूसरे से फर्क है, और ये जो यूनिकनेस है इंसान की, ये दो लेवल्स पे आती है। तो 25% की यूनिकनेस तो जीनोमिक लेवल पे होती है, डीएनए लेवल पे, कि हर इंसान का डीएनए का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसलिए उसका स्किन कलर अलग है, उसके फीचर्स अलग हैं, उसकी बीमारियां अलग हैं, उसकी हाइट अलग है, सब कुछ अलग है। तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते हो। आप एक इंसान को जिसको पहचानते हो उसको आप दूर से ही पहचान लोगे और किसी और से कंफ्यूज नहीं करोगे। तो ये जीनोमिक जो होता है ये सिर्फ 25% होता है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीनोमिक वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है यूनिकनेस का, तो वो जानवरों में भी मिलना चाहिए, जानवरों में भी मिलना चाहिए, चिड़ियों में भी मिलना चाहिए। तो आप 10 चिड़िया बैठी देखो, लेकिन 10 चिड़िया जो आप बैठी देखोगे उसमें आप ये नहीं पहचान पाओगे कि वो चिड़िया कौन सी थी जो सुबह आपके घर पे बैठी थी, आप नहीं पहचान पाओगे। लेकिन 10,000 लोग बैठे हो तो भी आप अपने दोस्त को उसमें ढूंढ लोगे, उसमें पहचान लोगे कि आपका दोस्त कौन है, या आपका फैमिली मेंबर, या आपका मिलने वाला कौन है। तो जीनोमिक वेरिएशन जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो बहुत छोटी चीज है, और इंसान की वेरिएबिलिटी में उसका हाथ सिर्फ 25% का होता है, और जो 75% की जो शेष जो डाइवर्सिटी है या वेरिएबिलिटी है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे है, वो माइंड के लेवल पे है। और इसीलिए हम लोग बार बार हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपकी कॉन्शियसनेस को डिसाइड करता है कि आपको परिस्थिति कैसी लग रही है, और जैसी परिस्थिति लगेगी उसके अनुसार आपका व्यवहार होगा, आपका रिस्पॉन्स होगा। तो हर इंसान के कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, कुछ उसके लाइक्स होते हैं, कुछ उसके डिसलाइक्स होते हैं। तो आप हर एक्टिविटी को एक बराबर नहीं पसंद कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हो वो सारे काम आपको एक बराबर पसंद आ रहे हो। तो जब आपकी एक्टिविटी आपके नेचर से मैच करती है तो उसको बोलते हैं कि आप बिल्कुल अपने जोन में आ जाते हो, देन यू कम इन द फ्लो। फिर वो चीज आपको लगता है कि अपने आप हो रही है। तो नेचुरली सारी बातें तो नहीं वैसी हो सकती हैं जिंदगी में कि आपको करते समय बिल्कुल आप अपने लगता हो कि आज जिंदगी का पर्पस पूरा हो गया। लेकिन हाँ, कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको उस तरीके की फीलिंग देते हो, जिनको करने मात्र से आपको बहुत बड़ा एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती हो। उसको बोलते हैं हॉबी, उसको बोलते हैं हॉबी, या उसको बोलते हैं पैशन।
तो वो एक्टिविटी है जो केवल अपनी आत्म संतुष्टि के लिए की जाती है, आत्म संतुष्टि के लिए। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे कुछ पैसा मिलेगा या हमें इससे कुछ रिकॉग्निशन मिलेगा। जो मोटिवेशन है वो उससे मिलने वाली हैप्पीनेस है। और जब आप उस काम को कर रहे होते हो तब टेम्पोरली आपकी कॉन्शियसनेस एक हायर लेवल पे पहुंच जाती है, इट गोज एट ए हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। उस समय आपके लिए पूरी दुनिया बिल्कुल बेमानी हो जाती है या नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है। आप उसमें इतना काम में लीन हो जाते हैं, उसमें इतना डूब जाते हैं कि आपके लिए दुनिया के होने और ना होने का कोई फर्क नहीं रहता। आप कहते हैं कि यू डिजॉल्व इनटू द एक्टिविटी एंड यू बिकम वन विद द एक्टिविटी। तो वो जो सिचुएशन होती है उसमें आप टाइम जोन के भी बाहर निकल जाते हैं। यू ट्रांसेंड टाइम एंड यू आर नो लॉन्गर अवेयर ऑफ द टाइम दैट इज इलैप्सिंग। तो 1 घंटा बीत जाए या 2 घंटे बीत जाए आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस कॉन्शियसनेस में थे जिस कॉन्शियसनेस में टाइम डिसअपियर हो जाता है। और एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने आइंस्टीन से पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, इन शॉर्ट एक सेंटेंस में बताइए कि वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये है कि जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी गार्डन में बैठे हो तो तुम्हें बहुत लंबा टाइम भी 1 सेकंड जैसा लगता है, और जब तुम एग्जामिनेशन पेपर एग्जाम रूम में बैठ के लिख रहे हो तो एक छोटा सा 5 मिनट का टाइम भी बहुत लंबा लगता है। तो लड़का बोला, इसको छोटी सी बात को समझने के लिए आपको इतना काम करना पड़ा, इतनी रिसर्च करनी पड़ी? तो ये तो हम जब यूनिवर्सिटी में आए थे तो पहले दिन से ही समझ गए थे। सो बेसिकली जैसे हम लोग हर चीज की गति नापते हैं टाइम के आधार पे कि आपके कार की स्पीड क्या है, वो कार की स्पीड पर आवर में डिसाइड होगी, तो वैसे समय की भी गति होती है। और समय की गति होती है जब आप कोई काम इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे होते हो तो समय रुक जाता है। अच्छा, वैसे मैं आपको कभी बताऊंगा, आगे ये सब बातें होंगी, कि समय जैसी कोई चीज होती नहीं है। समय हमारी जो करंट कॉन्शियसनेस है उसका बाई प्रोडक्ट है। तो ऐसे काम करते समय ना आपको कोई थकान आती है, ना आपको कोई फ्रस्ट्रेशन होता है, और बल्कि और अच्छा लगता है, एक फील गुड फैक्टर होता है। यू बिकम मोर एनर्जाइज्ड, यू बिकम मोर लाइवली। सो व्हेन यू डोंट इंटरैक्ट विद टाइम तो आपकी एजिंग प्रोसेस भी नहीं होती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं कि एजिंग प्रोसेस अपने आप में खैर बहुत बड़ा वो है, एक तो कंफ्यूजन का सब्जेक्ट है और मिस्ट्री है कि एजिंग प्रोसेस क्यों होती है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे कभी। लेकिन उसका एक कारण ये है कि हम हमेशा टाइम को फील करते रहते हैं कि अभी हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है और आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, लेकिन एक निगाह आपकी घड़ी पे भी होगी कि कितना लंबा चल रहा है प्रोग्राम, और एक वक्त आ जाएगा जब आप कहोगे कि नहीं अब बहुत हो गया, इसको छोड़ते हैं। बट वेन यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग विच इज गिविंग यू इमेंस इंटरनल हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, देन यू डोंट इंटरैक्ट विद टाइम। तो वो एंटी एजिंग फॉर्मूला है, क्योंकि एजिंग तभी होती है जब आप टाइम से इंटरैक्ट करते हो। और देन गुड हेल्थ इज जस्ट ए नेचुरल बाई प्रोडक्ट। आप जो भी काम ऐसा करोगे अपने पैशन से, अपने इंटरेस्ट से, स्वांतः सुखाए या अपने फुलफिलमेंट के लिए, तो वो मजा जो आपको आएगा, जो अच्छा लगेगा, जो फील गुड फैक्टर होगा, वो तो असली चीज है। लेकिन उसके साथ में बाई प्रोडक्ट आपको एंटी एजिंग फिनोमेना फील होगा। सो और एक और बात आपको बता दें कि आप कितना अपने शौक को फॉलो करते हैं, कितना अपनी हॉबीज को फॉलो करते हैं, ये एक मेजर ऑफ सक्सेस भी है। तो सक्सेस का मेजरमेंट ये नहीं कि आपने पैसा कितना कमाया और आपका घर कितना बड़ा है और गाड़ी कौन सी आप चलाते हो, ये सब कुछ नहीं है। सक्सेस का जो हमारा अपना, वैसे तो खैर जो सक्सेस का हमारा मतलब है वो ये है कि सारे इंसान, जो भी इंसान है, वो सेम लेवल ऑफ सक्सेस पे है। लेकिन अगर आप बात करो कि आपने जिंदगी में जो किया, तो कब हम आपको सक्सेसफुल कहेंगे? तो हम तब कहेंगे कि जब आपने वो काम किया जो काम करने का अंदर से मन था, जो काम करने की अंदर से अर्ज हो रही थी, तो फिर वो काम काम जैसा नहीं लगता है। और बहुत कम लोग होते हैं वो जो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं जिनका प्रोफेशन और पैशन सेम होता है, जिनको कि
फिर वो काम काम जैसा लगता ही नहीं है। जैसे जब मोहम्मद रफी गाना गाता था और लता मंगेशकर गाना गाती थी, अभी के गाने वाले भी हैं, हम उनका एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारी उम्र बहुत ज्यादा है, तो हमको अपनी उम्र वाले कलाकार याद आते हैं। और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जब क्रिकेट खेलते हैं, देन दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनीथिंग, दे आर इन देयर जोन। वो अपने बिल्कुल एक तरीके से फ्लो में होते हैं। दोज थिंग्स हैपन थ्रू देम, जो वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वो तो सबके साथ नहीं होता है। वो तो बहुत रेयर लोग होते हैं जो इतने फॉर्चुनेट होते हैं कि उनका प्रोफेशन और पैशन सेम हो। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपना लिस्ट बना सकते हैं कि ये हमारे शौक हैं, 1 2 3 4 5 10 जितने भी शौक हो, और आप देखिए कि कितना टाइम आप उन पे स्पेंड कर रहे हैं। द मोर यू स्पेंड टाइम ऑन योर हॉबीज, द मोर सक्सेसफुल यू आर एंड द मोर हेल्दी यू विल बी। ऐसे कामों के लिए किसी रिटर्न की जरूरत नहीं होती है। हम नहीं ऐसा सोचते हैं कि हमको उसका पैसा मिले या उसका रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि उससे जो हमको मिल रहा है वो पैसे से भी बड़ी चीज है, वो पैसे से भी खरीदा नहीं जा सकता है। तो रिटर्न कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन वो रिटर्न बहुत मीनिंगलेस होता है, उसका कोई खास मूल्य नहीं होता है। क्योंकि जो जॉय और फुलफिलमेंट हमको उस काम को करते समय मिला, वो उस एनी पॉसिबल मटेरियल रिटर्न से बहुत ज्यादा होता है। और पहली बार उस समय आपको वो काम करते समय वो समझ में आएगा कि वो काम करते समय वो काम अपने आप में कंप्लीट था। ऐसे कर्मों के कोई कर्मफल नहीं होते हैं। और हम लोग कभी लॉ ऑफ कर्मा की भी बात करेंगे, क्योंकि जावेद ने शुरू में पूछा था। तो लॉ ऑफ कर्मा उन पे अप्लाई करता है जिन कर्मों के पीछे करने वाला होता है। द डूअर इज देयर, एक कर्ता होता है जो उन कर्मों को कर रहा होता है। तो जहां कर्ता ही खो जाए, and when there is no doer who is doing something, when the doer and the activity becomes one and it just becomes a phenomena, तो फिर वो आदमी कर्मफल के भी बाहर हो जाता है। अच्छा, हम लोग इंडिया में अक्सर बातें करते हैं और उसमें दो वर्ड यूज होते हैं, साध्य और साधन। तो हम लोग एक साधन को यूज करते हैं कुछ पाने के लिए। तो वो जो साधन है वो अल्टीमेट गोल नहीं होता है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है कि उसके थ्रू हम किसी साध्य को पाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो शौक वाली एक्टिविटीज होती हैं, ये अपने आप में साध्य होती हैं। इनके ये ऐसा नहीं होता कि हम ये काम कर रहे हैं और इस काम के जरिए से हमको कुछ और पाना है। तो इसलिए हमको कहते हैं कि ये कंप्लीट एक्टिविटीज होती हैं। इनके बाद में कुछ नहीं होता है। इनको करते समय ही जो भी मिलना होता है, और वो जो मिलता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, वो इमीडिएट मिल जाता है। तो हमें बहुत से लोग बताते हैं, हमसे पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है। और अक्सर डॉक्टर से ऐसे सवाल की लोग उम्मीद नहीं करते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं मेरी कोई हॉबी नहीं है, तो हम अक्सर उनको मना कर देते हैं कि फिर आपको हेल्दी करना बहुत मुश्किल है। और बहुत से लोग अपनी हॉबीज भूल जाते हैं, फिर उनको याद दिलाना पड़ता है कि जब आप कम उम्र के थे तब आपको क्या अच्छा लगता था, जब आप टीनेजर थे तब आपको क्या अच्छा लगता था, क्या चीजें अट्रैक्ट करती थी। कोई स्पोर्ट्स आपको अट्रैक्ट करता था, म्यूजिक, डांस, किताबें पढ़ना, कोई फिल्में देखना, कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती थी। तो इट इज लाइक ए रिमाइंडिंग द पर्सन ऑफ व्हाट द पर्सन ओरिजिनली वाज। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं यहाँ पे कि जब हम नोएडा में थे फोर्टिस हॉस्पिटल में, तो हमारे पास एक लेडी आती थी। और उनकी उम्र रही होगी करीब 47-48 की। और उनके हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर मल्टीनेशनल कंपनी में किसी सीनियर पोजीशन पे थे। और दो लड़के थे उनके, दोनों बड़े हो गए थे। तो एक उसमें यूनिवर्सिटी में था और एक शायद जॉब में आ गया था। तो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ थी। और मैडम के पास कोई काम नहीं था। तो अच्छा, ये तो बात है ही कि इंडिया में सर्वेंट हर काम के लिए मिल जाते हैं। तो खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, ड्राइवर, कपड़े साफ करना, सब के लिए सर्वेंट थे। तो मैडम के पास करने को कोई काम भी नहीं था और खाली रहती थी। हस्बैंड सुबह निकलते थे, रात में लौटते थे। दोनों बेटे भी अपने अपने कामों में बिजी थे। तो हमने पूछा मैडम से कि आपका शौक क्या है? तो मैडम बड़ी कंफ्यूज हो गई, बोली नहीं, कह रहा कोई खास शौक नहीं है हमारा। हमने कहा नहीं, हम तो फिर आपका इलाज ही नहीं करेंगे अगर आपका शौक नहीं होगा तो। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि हम पहले सितार बजाते थे शादी से पहले।
अच्छा, अब उनके हस्बैंड चौंके बहुत, क्योंकि उन्होंने सितार का नाम भी कभी नहीं सुना था अपनी पूरी मैरिड लाइफ में। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि मैंने तो सितार का नाम पहली बार सुना है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके घर में म्यूजिक का एटमॉस्फेयर नहीं था। तो हमारे घर में हमारे फादर भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे, हमारे भाई बहन सब लोग। तो हम लोग के यहाँ तो बहुत म्यूजिकल एटमॉस्फेयर था, तो हम सितार बजाते थे, हमको सितार बजाने का शौक था। तो हमने उनसे कहा कि उनके हस्बैंड से कि आप इनके लिए एक सितार ला के दीजिए, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का। तो खैर वो बड़े आदमी थे, उनके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी, तो ही बॉट द बेस्ट क्वालिटी सितार फ्रॉम दिल्ली। और फिर मैडम ने उस पर रियाज करना शुरू किया और बिल्कुल उनका चेहरा बदल गया, उनकी रंगत बदल गई और उनका एक अलग ही अंदाज दिखाई पड़ने लगा। ऐसे लगा कि बिल्कुल जैसे पंख लग गए हो उनको और उड़ रही हो वो। तो ऐसी उनको फीलिंग होने लगी। फिर उनके अंदर एनर्जी आ गई बहुत, और वो फिर जाने लगी म्यूजिक टीचर्स के पास नोटेशन सीखने के लिए, किताबें लाई, 4-4 5-5 घंटे रियाज करती थी। फिर 1 साल बाद उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि आप आइएगा, मेरा स्टेज प्रोग्राम है सितार का। तो हम खैर जा नहीं पाए, लेकिन 1 साल में उनकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो गई थी और उनके चेहरे से जो रेडिएट करती थी उनका जो ग्लो था वो इतना इंप्रूव हो गया था कि समझ में आता था कि उनकी दवाएं कम हो गई बहुत सारी। तो ये इसका वो है असर है कि जब आप अपनी हॉबीज को फॉलो करते हो तो उसका बहुत गहरा असर आपकी हेल्थ पे पड़ता है। तो आप आज ढूंढ के निकालो कि क्या चीज है जो आपके अंदर है और जो करने का मन करता है, जो जो आपको एक अर्ज होती है कि हम ये करना चाहते हैं। व्हाट इज दैट हिडन डीप इनसाइड which wants to come out, and when it comes out it looks like effortless। फिर आप हमारा एफर्टलेस प्रोग्राम भी बिल्कुल समझ जाओगे, आप बिल्कुल समझ जाओगे, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी कि जिंदगी को ऐसे भी जिया जा सकता है। जैसे वो काम आप करते हो जिस काम को अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो आपको एक ट्रिक समझ में आ गई। फिर आप उस ट्रिक को अप्लाई करोगे, फिर आप पूरे जीवन को उसी तरीके से जी सकते हो। लिविंग योर पैशन इज वन सिंपल वे ऑफ नोइंग हु यू आर। क्योंकि बहुत गहरे में आप दूसरों को फॉलो करके कभी अपने आप को नहीं समझ पाओगे। अगर आपको समझना है कि आप कौन हो, तो वो अपने आप को ही फॉलो करके समझ में आएगा। तो अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो उससे एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलता है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, सेंस ऑफ ब्लिस मिलता है। और उससे जो अच्छी सेहत है वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। तो इट कम्स एज ए पैकेज डील। सो आई विल स्टॉप हियर and if there are any questions you can ask your questions and I will answer them. Javed, over to you. Yes sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं इस बीच आपका प्रोग्राम फॉलो कर रही थी और तो मैंने उसके सारे पॉइंट्स तो पहले रीड आउट कर लिए थे, आपने जो भी हैंड आउट दिए थे हमें। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैं जितने भी अपनी फ्रेंड्स से इस बीच मिली, तो मैंने उनसे ये वाला क्वेश्चन किया कि एक बात बताओ कि तुम्हारा शौक क्या है। तो बहुत सारे लोगों का ये जवाब था कि पहले तो वो ना उनको सोचना पड़ रहा था। अगर कोई चीज़ किसी का शौक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, उसे याद आना Yes. चाहिए। तो मैं ये सारे जितनी वुमेन कम्युनिटी है उनके लिए ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ आपसे कि वो ऐसा क्या करें कि वो कम से कम अपने शौक को याद तो कर ही सकती हैं और उसको फॉलो भी करें, और अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें कि उनको इसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देखिए, अभी क्या है कि ये आपने खासतौर से लेडीज के बारे में सवाल पूछा है। जी। तो ये बात तो जरूर है कि लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं, और अगर वो वर्किंग लेडीज हैं तो उनको काम भी करना होता है और फैमिली भी देखनी होती है, और बच्चों की पालने की जिम्मेदारी करीब करीब 100% माँ की होती है। वही होमवर्क भी कराती है, वही उनको तैयार भी करती है, वही उनके खाने का भी इंतजाम करती है, वो करीब करीब सारे काम वही करती है। तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप समझिए कि पूरा का पूरा उस बच्चे का भविष्य उसी बात पे टिका होता है कि उसको माँ ने कैसे पाला है। इसीलिए इतनी विमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं। हालांकि बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उतना
इंडिया में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये तो है कि जिन देशों में औरतें बिल्कुल फ्री हैं और अपने आप सारे फैसले लेती हैं, उन देशों में तरक्की ज्यादा होती है, क्योंकि नेचुरली उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। तो ये बात तो हम 100% कहेंगे कि जब तक बच्चे छोटे हैं, जब तक बच्चों के लिए आपको ज्यादा समय देना पड़ रहा है, वो आप दीजिए। वो प्रायोरिटी है, वो आपकी हेल्थ से ऊपर नहीं हो सकता, वो आपके शौक से ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर एक वक्त आ जाता है कि वो अपने आप काफी सारे काम अपने खुद ही करने लगते हैं, वो तैयार खुद ही हो जाते हैं। और खाना आपने बना दिया या मेड ने तैयार कर दिया तो वो अपने हाथ से खाना भी खा लेते हैं। फिर आपकी पर्सनल जिम्मेदारी बच्चों की तरफ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आपको अपने बहुत साइलेंस में अपने अंदर जाना है और अपने आप को ढूंढना है कि आपको क्या करने का मन करता है। जैसे कि अगर हम किसी को कहें कि तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें 10 लाख रुपए की महीने की आमदनी हो जाएगी घर बैठे और तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सारा तुम्हारा जो सामान है ग्रोसरी वो सब आ जाएगी और जो भी तुम्हें शॉपिंग करनी है वो सब हो जाएगी, तुम्हें किसी बारे में सोचना नहीं है। तब तुम क्या करोगे जब तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे? वो जो जवाब है वो है आपकी बात का आंसर। और इसमें थोड़ा मशवरा अपने भाई बहनों से भी कर सकते हैं, अपने और रिश्तेदारों से भी कर सकते हैं, मामा मौसी बुआ चाचा, इन लोगों से, मदर फादर से भी पूछ सकते हैं। तो वो बताएंगे आपको कि बचपन में तुम क्या किया करते थे और बचपन में तुम्हारे क्या शौक हुआ करते थे। कभी कभी एकदम से याद आ जाता है कि हाँ, हम बचपन में ये करते थे, और फिर एकदम से वो फिर रेजोनेंस होने लगती है, फिर आपको एकदम से वो चीज आपके मन पे छा जाती है कि फिर से करने का मन करेगा। तो दीज आर सर्टेन वेज ऑफ नोइंग व्हाट यू शुड बी डूइंग। हाँ, लेकिन ये है कि वो या तो आपके फैमिली मेंबर्स और जो बहुत क्लोज लोग हैं वो आपको बता पाएंगे, जिन्होंने आपको बचपन से बड़े होते हुए देखा है। हस्बैंड नहीं बता पाएगा, हस्बैंड ने तो आपको बहुत बाद में देखा है, वो तो देखा है जब आप बड़ी हो चुकी थी। और अक्सर शादी के बाद लेडीज को चेंज हो जाना पड़ता है, क्योंकि ससुराल में जैसा माहौल होता है उनको उस हिसाब से रहना पड़ता है। तो वो हस्बैंड नहीं समझ पाएगा कभी कि शादी के पहले आप कैसे रहती थी। हाँ, लेकिन आपके पेरेंट्स और आपके पुराने रिश्तेदार वो सब बता देंगे। और अगर आप थोड़ा सा मेडिटेट करती हैं तो मेडिटेशन में खुद भी फील हो सकता है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। Ladies and gentlemen, we are finishing here. Good night, goodbye, and next week we'll discuss the next point. And if there are any questions, we will answer those questions also. Okay, bye.